आज फिर से स्मैकडाउन में वो आइकॉनिक मोमेंट आया जब पॉल हेमन ने गाया जॉन सीना का थीम सॉन्ग। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में, जहां पर WWE ने इनडायरेक्टली हमको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करी है। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो होती है डैमेज कंट्रोल के साथ। पूरी डैमेज कंट्रोल पांचों के पांचों जो बंदे हैं बेली लीड करती हुई उनको आती है, वो सबको वेलकम करती हैं और बोलती है कि कैसे उनका जो प्लान था आस्का को इस ग्रुप में लेके आने का वो WWE की हिस्ट्री के टॉप मूवमेंट्स में से एक है। मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं कि अब वो पांचों के पांचों जो बंदे एक साथ हो चुके हैं, उनकी जो फैक्शन है वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। ऐसा बोलते बोलते जो तीनों जापानीज हैं यानी कि इयो स्काई, आस्का और साथ में कायरी सेन, भाई नाम ही भूल गया मैं तो। तीनों जापानीज रेसलर ही आपस में बातें करने लगे जो कि हमको घंटा को समझ में नहीं आया, बेली को भी समझ में नहीं आता, लेकिन क्योंकि बेली की टीम में वो है तो इसलिए बेली उनकी बातों में हाँ मिला रही होती है। लेकिन थोड़ी देर में बेली को रियलाइज होता है कि शायद उन्होंने कुछ मिस किया, तो पूछती है मैंने कुछ मिस किया, तो उस पर डेकोटा काय उनको एक्सप्लेन करते हैं। शायद डेकोटा काय को जापानीज आती है, वो बताती हैं कि एक बंदा एक बंदी इसका पार्टी नहीं है। तो ऐसा बोलने के बाद ऐसा लगता है कि क्या है बेली को ग्रुप से भगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आस्का को क्योंकि अभी तक ट्रेडिशनल वे में जो मर्च है, जो कपड़ा है डैमेज कंट्रोल का, वो नहीं दिया, तो बेली बिल्कुल अपने घुटनों में बैठ के वो जो कपड़ा है उनको देती है। और इसके बाद जो आस्का है वो ऑफिशियली अब पार्ट बन चुकी है डैमेज कंट्रोल का। इसके बाद वो वॉर गेम्स मैच के बारे में बात करते हैं और जैसे वो बोल रहे थे कि वॉर गेम्स में उतरेंगे वो सीधे सीधे चैलेंज कर देती हैं। शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट निकल के आती हैं, उसके बाद शार्लेट फेयर, बियांका, सारे के सारे आते हैं और इनके बीच में एक ब्रॉल होती है। एंड जो वेफेस टीम है उनको ही भगना पड़ गया थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि अभी उनके पास जो नंबर्स का एडवांटेज है वो नहीं है। और पूरे शो पर यही थीम थी कि कौन जो है आखिरी मेंबर होगा जो कि वॉर गेम्स मैच के लिए इस बेफेस वाली टीम को ज्वाइन करेगा। लेकिन फिलहाल जो डैमेज कंट्रोल टीम है वो पूरा डोमिनेट कर रही थी। इसके बाद शो पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस प्रिटी डेडली वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स का मैच था। जो भी इस मैच को जीतेगा वो बनेगा नंबर 1 कंटेंडर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में मेन जो सीन था वो था कि जो ब्रू किक है वो लग गई बुच से रिज हॉलैंड को, जो कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट था इस मैच से, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद रिज हॉलैंड उनको छोड़ के भी चले जाते हैं। बाकी मैच का रिजल्ट कुछ ऐसा था जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अपना डबल टीम मूव लगाया और वो इस मैच को जीत गए, यानी कि वो नेक्स्ट चैलेंज करेंगे फिन बैलर एंड डेविन प्रीस्ट को उनकी चैंपियनशिप के लिए। और मैच खत्म होने के बाद जब वो रैंप पर जा रहे होते हैं, बॉबी लैशली भी वहां पर होते हैं और उनके साथ वो खुशियां मना रहे होते हैं और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छी करी है। इसके बाद ड्रैगन ली वर्सेस एक्सियोम का मैच होता है और आपने इनको एनएक्सटी में देखा होगा। बिल्कुल अगर आपको एक प्रॉपर लूचा स्टाइल मैच देखना है तो ये उसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन है। मजा आया इस मैच को देख के। बाकी इतना कुछ ज्यादा नहीं था मैच में बताने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये सिर्फ एक एग्जीबिशन मैच की तरह आप इसे ले सकते हो। मैच के रिजल्ट की बात करें तो ड्रैगन ली ने इस मैच को जीत लिया है। इसके बाद गाइस शो पर आता है एक बहुत बड़ा सेगमेंट और मेरे को नहीं लगा था कि कभी सेंटोस एस्कोबार के नाम के साथ मैं बोलूंगा कि कोई बहुत बड़ा सेगमेंट है, लेकिन आज उनको अपनी साइलेंस को ब्रेक करना था जो उन्होंने रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक किया था। सेंटोस एस्कोबार रिंग में आते हैं और वो बोलते हैं मुझे कुछ कहना है। क्राउड की तरफ से बहुत ज्यादा हीट मिल रही थी, सिमिलर जैसे कि हमको डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ दिखते, बट ऐसा भी नहीं उस लेवल की थी। यूज सक के बहुत तगड़े वाले चैंट लग रहे थे और सेंटोस एस्कोबार बताते हैं कि हमेशा एक सेइंग है कि अपने हीरो से कभी मिलना नहीं चाहिए। और उसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए जाते हैं कि जब से उन्होंने देखा रे मिस्टीरियो को उनकी तरह बनने की कोशिश उन्होंने करी है। वो इवन चाहते हैं कि वो WWE में आए तो जैसे पुरानी जनरेशन रे मिस्टीरियो को देखती है वैसे सेंटोस एस्कोबार को भी लोग अगला रे मिस्टीरियो की तरह देखें। उसके बाद वो उनको फादर फिगर बोलने की बात करते हैं, कैसे रे मिस्टीरियो की इतनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो सही था जो भी वो अपने बाप के बारे में कहता है। और उसके बाद तो ऑब्वियसली सारा नेगेटिव रिएक्शन को जो शुरू से मिल रहा था वो और भी ज्यादा बढ़ गया था। यहां पे वो बताते हैं कि मेरे को इस समय चैंपियन होना था, मेरी चैंपियनशिप लूट के ले गया रे मिस्टीरियो। मैंने LW ग्रुप को बनाने की कोशिश करी, लेकिन रे मिस्टीरियो ने उसमें भी दखल अंदाजी दे दी और वो अपने अलग अलग मेंबर्स लेकर आ रहा है, आउटसाइडर्स को लेकर आ रहा है, कार्लिटो को लेकर आ रहा है। तो यहां पे अब जो अपने पॉइंट्स हैं उनको धीरे धीरे रखना सेंटोस एस्कोबार ने शुरू कर दिया था। इसके बाद तो उन्होंने इतनी खतरनाक चीज बोली है जो कि WWE टेलीविजन पर वैसे बोलते नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी अपनी हॉस्पिटल बेड से रे मिस्टीरियो पूरी चीज देख रहा होगा और जो उसको दर्द फील हो रहा है ना, वही दर्द मुझे भी फील हो रहा था जब मेरे साथ ज्यादती हो रही थी। रे मिस्टीरियो जो मेरे साथ हरकतें कर रहा था और मैं तो चाहता हूं कि उसको इन्फेक्शन हो जाए, उसको अपना जो पांव है वही कटवाना पड़ जाए, इतनी बुरी हालत हो जाए उसकी। मैं इतनी बुरी हालत में रे मिस्टीरियो को देखना चाहता हूं। ये बात जब उन्होंने सुनी तो माइकल कोल भी कमेंट्री से बोले थे भाई कोई चुप कराओ इस बंदे को, क्या बकवास कर रहा है। ऐसा करते करते ही जेलेना वेगा आती है और उन्होंने गुस्से में आके थप्पड़े बजा दिया। उसके बाद LWO के चेले भी आते हैं, लेकिन उसके बाद वो कह रहे भाई तुम भी निकल लो यहाँ से, उनको मारना उन्होंने शुरू कर दिया। कार्लिटो सेव करने के लिए आते हैं, जब कार्लिटो आते हैं तो सेंटोस एस्कोबार वहां से चले जाते हैं और सर्वाइवर सीरीज के लिए
डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सैंटोस एस्कोबार और कार्लिटो का जो मैच है उसको ऑफिशियल भी कर दिया है। ये मेरे ख्याल से करियर की हाईलाइट बनने वाला मूवमेंट है सैंटोस एस्कोबार के, क्योंकि आज उन्होंने प्रोमो वर्क भी बहुत कमाल का करके दिया है। एनएक्सटी में जब हमने उनको देखा था, जब वो एक नेगेटिव रोल प्ले करते थे, आज पूरी वो वाली वाइब आ गई, क्योंकि वो सैंटोस एस्कोबार ये एलडब्ल्यू में बेफेस बनने की वजह से कहीं ना कहीं खो गया था। और मुझे लग रहा है कि जो अच्छे फिट हैं सैंटोस एस्कोबार वो एक हील कैरेक्टर में ही है, और आज उन्होंने इस बात को फिर से शो कर दिया। बाकी आप बताना आपको ये सेगमेंट कैसा लगा, मैंने तो उसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इसके बाद गाइस शो पर मैच आता है ग्रेसन वॉलर वर्सेस कैमरन ग्राइम्स के बीच में। बहुत छोटा सा मैच था, कैमरन ग्राइम्स को एनएक्सटी में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी, यहाँ पे आकर उनका कचरा हो गया है। मैच में ग्रेसन वॉलर विक्ट्री ले लेते हैं और जो ऑस्टिन थ्योरी है वो होते हैं कमेंट्री टेबल पर। इसके बाद गाइस शो पर आते हैं पॉल हेमन, सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो, और यहाँ पे अच्छे से काफी सारी ऐसी बातें बताने की हमको कोशिश की गई है जो कि डायरेक्टली तो नहीं बताया, लेकिन सब कुछ फिर भी बता दिया। सबसे पहले तो बता दें, मेरे पास एक सरप्राइज वाला सेगमेंट है और ये एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होगी सोलो सिकोवा के लिए। उसने जिस तरीके से जॉन सीना को सेकंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को हराया है, जॉन सीना के बारे में वो बातें करते हुए बोलते हैं मैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, अलाना फनाना ढिमक्का, और कैसे करते हैं ऐसा इशारा किया उन्होंने, सब लोग खुश हो गए कि जैसे कि जॉन सीना आने वाला है, और फिर वो बोलते हैं इज नॉट हेयर। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली कि वो यहाँ पे नहीं है, तो क्राउड का जो रिएक्शन वो ऑब्वियसली बहुत बू वाला था पॉल हेमन के लिए। इसके बाद वो बोलते हैं जॉन सीना अभी अपीयर नहीं कर रहा शोज में, इसके पीछे रीजन है सोलो सिकोवा। जिस तरीके से सोलो सिकोवा ने उसको ठिकाने लगाया है और सबके बिहाफ पर, अपने बिहाफ पर, ट्राइबल चीफ के बिहाफ पर, सोलो सिकोवा के बिहाफ पर, जिमी ऊसो के बिहाफ पर, मैं बोलना चाहता हूं जॉन सीना को गुड बाय। और अब दोबारा से ऐसा कभी नहीं होने वाला कि हम बातें करें कि ये जॉन सीना अब आएगा और जॉन सीना नहीं आएगा, फिर जॉन सीना का थीम सॉन्ग प्ले हो जाए, जॉन सीना आ जाए। वो चीजें अब पुरानी हो चुकी हैं, अब तुम वो चीज कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करने वाले। तो फिर से जॉन सीना के बारे में इतनी सारी बातें, और यहाँ पे ही जॉन सीना को जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे तभी उन्होंने वो तो करके जो अपना, मैं तो कितना बकवास ही कर रहा हूँ, लेकिन पॉल हेमन के मुंह से वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। वो एक अलग ही समा बांध देता है पूरे उनके उस मूवमेंट का। एलन नाइट का थीम सॉन्ग इसके बाद प्ले होता है और वो कहते हैं कि सबको पता है रोमन रेंस होगा बढ़िया अपने आप में, लेकिन अगर वो आज भी चैंपियन है तो वो सिर्फ ब्लड लाइन की वजह से है। ये प्रॉब्लम है ब्लड लाइन की, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं हूं प्रॉब्लम सॉल्वर। और उन्होंने सीधा सीधा आके जो है जिमी ऊसो को टारगेट किया कि आज तेरे को जो है कीमत चुकानी पड़ेगी उस चीज की जो तेरी वजह से मेरे पास आज चैंपियनशिप नहीं है। वो सीधा जाते हैं रिंग की तरफ और बढ़िया वाली राइमिंग भी उन्होंने यहाँ पर अपने प्रोमो वर्क में करके दिखाई। अब मैच स्टार्ट होता है जिमी ऊसो और एलन नाइट का, लेकिन रोमन रेंस से ऑर्डर्स जो है लगातार मिल रहे हैं, ऐसा हमको शो पर दिखाया जा रहा है। और इसकी वजह से पॉल हेमन और जो सोलो सिकोवा है वो बैक से चले जाते हैं, यानी कि इनको अपना अलग से इज्जत से मैच मिलता है। यहाँ पे एलन नाइट इस मैच में मैं कहूंगा कि लड़ नहीं रहे थे, वो सच में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे, मार रहे थे, पटक रहे थे मुंडी। मतलब एक तो होता है मारना, एक होता है घसीट घसीट के मारना, तो वो वाली हरकत इस मैच में एलन नाइट करना चाह रहे थे। जिमी ऊसो को भी इवन सपोर्ट मिल रहा था यार, जैसे कॉर्नर में जाके वो ऊसो करके जो चैंट होता है वो भी लग रहा था उनके लिए, जब वो अपना हिप से अटैक करते हैं, रिकिशी वाला जो मूव है उस तरीके से। तो ऐसा नहीं था कि मैच में क्राउड इन्वेस्टेड नहीं है, जिमी ऊसो को भी इस तरीके से सपोर्ट मिल रहा था। तो मतलब है यहाँ पे अभी भी दरिया दिली फैंस की। इसके बाद BFT उन्होंने मारा और ऑब्वियसली वो मैच को जीत गए। मैच खत्म होने के बाद सोलो सिकोवा का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सोलो सिकोवा के लिए वो रेडी होते हैं, लेकिन पीछे से आके अटैक कर दिया जिमी ऊसो ने उनके ऊपर, और सोलो सिकोवा ने अपनी समवन स्पाइक को उनको मार दी। अनाउंसर टेबल पर वो उनको लेके जाते हैं मारने के लिए, लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का, और स्मैकडाउन में कोडी रोड्स आए एलन नाइट को बचाने के लिए। और यहां से कहानी समझो, क्या कोडी रोड्स एलन नाइट को बचाने के लिए आए क्योंकि वो एलन नाइट को देखने चाहते हैं वॉर गेम्स में, या फिर कोडी रोड्स की जो स्टोरी है वो ब्लड लाइन के साथ फिनिश नहीं है और अपने आगे वाले मैच को सेटअप करने के लिए वो यहां पर आए हैं? तो WWE ने बिल्कुल सारी स्टोरी लाइन को बिल्कुल ऐसे करके घुमाया हुआ है, जैसे जजमेंट डे की स्टोरी लाइन हमने देखी, सारे के सारे लोग उनके साथ इन्वॉल्व रहते थे, और इसी वजह से फिर हमने देखा कि जो मैच है अभी वॉर गेम्स में वो कैसा बन रहा है। मतलब सारे के सारे लोगों के ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन में बैठ रहे हैं, ऐसे लग रहा है किसी को जबरदस्ती बुलाने की जरूरत पड़ रही है। कोडी रोड्स आते हैं, ऑब्वियसली फिर कोडी रोड्स आ गए तो यहाँ पे जो सीन है वो बना नहीं उनका, और फिर उनको वहां से निकलना ही पड़ जाता। और अभी आप सोचोगे ना, कोडी रोड्स आए थे बैक से, एक छोटी सी चीज नोटिस करना, निक ऑल्डेस बात कर रहे थे कोडी रोड्स से कि भाई ये तुम्हारा क्या चल रहा है, तो कोडी रोड्स वहां से जाते हैं। अगर ये विंस मैन का एरा होता तो कोई बंदा नॉर्मली रैंडमली आ जाता, कोई जवाब एक्सप्लेनेशन होता नहीं, लेकिन क्योंकि कोडी रोड्स रॉ के सुपरस्टार हैं, वो आ नहीं सकते, इस तरीके से जनरल मैनेजर बैठाया है, तो उन्होंने बात करने का एक सेगमेंट दिखाया उनका। तो ये एक डिटेलिंग है जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और कोडी रोड्स को जो रिएक्शन है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। शो के मेन इवेंट में भाई बैकी लिंच की एंट्री हो गई है, क्योंकि बैकी लिंच एक अकेली सबको तो मार रहे थे डैमेज कंट्रोल जाके, जो भी चौथा मेंबर बनना चाहेगा बेफेस टीम का, लेकिन बैकी लिंच आती हैं और उन्होंने आके जो है नंबर्स को इक्वल कर दिया है। वॉर गेम्स का जो मैच है उसको भी WWE ने ऑफिशियल कर दिया है। एंड में डबल मून सॉल्ट आती है एक, और डबल मून सॉल्ट जब वो पड़ती है तो पता नहीं कैमरा एंगल भी कैसा था कि ईओ स्काई तो हमको दिखे ही नहीं, सिर्फ शार्लेट फ्लेयर का एंगल
एंगल देखा। तो ओवरऑल ये था स्मैकडाउन का एडिशन। कोई वही अगेन मतलब काफ़ी अच्छा शो था, हर एक चीज़ को WWE ने अच्छी तरीके से बुक किया कि जो स्टोरी लाइन वीक बाय वीक चल रही है उसी के ऊपर काम करते हैं। बाकी गाइस अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।